आज एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, फिर आगे का थ्योरी करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ना थोड़ा डिफरेंट टाइप है, हो सकता है आपको बनाने में दिक्कत हो, और उस तरह का दो चार को क्वेश्चन है उस सब में, या आगे बुक में भी आपको मिलेगा। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा कीजिए तो आप। अच्छा, जो चीज तुमको पढ़ा हुआ नहीं मिले ना, इधर देखो जरा। एक कंपाउंड फॉर्म HCP स्ट्रक्चर, आप HCP अभी नहीं जानते, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। तो ऐसे यदि कोई भी वर्ड अननोन टाइप का मिलने लगे ना, टर्म, तो इसको स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आगे पढ़िएगा तब बनेगा। एक दो क्वेश्चन है ऐसा जो जो क्वेश्चन खोज रहे हैं वो मिल नहीं रहा। हाँ, ये वाला पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे का थ्योरी करते हैं। यो बनेगा कि नहीं, CCP दे दिया है, नहीं बनेगा। लिखित क्वेश्चन हम लिखाते हैं, लिखेंगे। लिखेंगे ए कंपाउंड is formed by two elements X and Y. If crystallization of this compound if crystallization of this compound occurs in BCC lattice, then what will be the chemical formula of this compound? इसमें कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं है, बस आप नॉर्मली सोचिएगा तो सोचने भर से बन जाएगा क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, हम एक बता देते हैं। एक बात बताइए, बीसी पहले क्वेश्चन का लाइन पढ़िए, देखिए। कहता है कि कंपाउंड इज फॉर्म बाय टू एलिमेंट्स X एंड Y। कोई कंपाउंड है जिसका फॉर्मेशन किस किस एलिमेंट से हो रहा है? X और Y से। जैसे वाटर है, वाटर का फॉर्मेशन दो एलिमेंट से होता है, किस किस से? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है ये, लेकिन फॉर्मूला HO थोड़ी होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो वैसे ही आपसे कहता है कि एक कोई कंपाउंड है जिसका फॉर्मेशन X और Y से हो रहा है, और फिर आगे लिखता है कि इफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ दिस कंपाउंड अकर्स इन BCC लेटिस, BCC में इसका क्रिस्टलाइजेशन है। तो आपसे पूछता है कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। यदि BCC लेटिस है तो इसमें दो तरह की संभावना बनती है, देखिएगा ध्यान से। पहली संभावना यह है कि सभी कॉर्नर पोजीशन पर X हो और सेंटर के पोजीशन में Y हो। तो ऐसी स्थिति में ये Y जो है ये पूरा का पूरा एक ही क्यूब के अंतर्गत आएगा, और ये X ये तो पूरा का पूरा एक क्यूब के अंतर्गत नहीं आएगा, कट छट के कितना आएगा? एक। तो बताइए इस एक यूनिट सेल में दोनों कितना पार्टिसिपेट करेगा? 1 1 नहीं, 1 1 करेगा। ये जो येलो कलर वाला Y है
ये पूरा का पूरा एक ही यूनिट सेल में रहेगा, तो पूरा का पूरा y, और ये जो इस कॉर्नर के कॉर्नर पर जो है, ये तो पूरा का पूरा तो करेगा नहीं, ये 1/8 पार्ट ही करेगा। तो टोटल कितना एटम्स होता है कॉर्नर पे? 8। 8 गेंद का 1/8 हिस्सा अंदर आएगा, तो x का कितना एटम इन्वॉल्व होगा एक यूनिट सेल में? 1। 1/8 इंटू 8, इसका मतलब है कि x भी होगा 1 और y भी होगा 1, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? xy। इसका आंसर होगा xy। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस मतलब कोई सॉल्यूशन इसका नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर लिखाएगा। आंसर क्या होगा? xy। यही है आंसर इसका। अब इसी में ये लैंग्वेज जितना बड़ा है सब इस सब पर मत जाइए। इसी में सीसीपी एससीपी जब बोलेगा तो आप उसमें गड़बड़ाइएगा, चूंकि अभी आप पढ़े नहीं हैं। इसी में बस एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं और इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, आपको बस बना देना है आंसर क्या होगा। इस तरह का आपको क्वेश्चन बोर्ड में खूब पूछा जाता है, चाहे आप सीबीएसई से हो या बिहार बोर्ड से। लिखेंगे इसका आंसर, लिखे एक दूसरा क्वेश्चन लिखे तो लिखेंगे ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय A compound is formed by two elements x and y. A compound is formed by two elements x and y. Full stop. लिखेंगे एटम x या एलिमेंट x, कुछ भी लिख सकते हैं। एटम x present at corner of the cube, atom x या x atom present at corner of the cube and y present at the center of each faces and y present at center of each faces. What will be the chemical formula of compound? What will be the chemical formula of compound? What will be the chemical formula of compound? अब तक तो बन जाना चाहिए था। एक बात बताइए, तो इसका क्रिस्टलाइजेशन किस में हुआ है? एफसीसी लेटिस में। अब आपको ढूंढ लेना है इसका फॉर्मूला। क्या होगा आंसर? XY3। अब देखो सुनो, इधर हमारी बात सुनो। SC में टोटल एटम होता है 1, BCC में 2 और FCC में 4। अभी जब तुम BCC स्ट्रक्चर पर काम किया था तो उसमें टोटल कितना एटम का इन्वॉल्वमेंट हुआ? 2 का, एक x और एक y। अभी जब आप FCC में आए तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स तो 4 तो होना है। अब ये कैसे 4 होगा? 2 एलिमेंट मिलके 4 पूरा करेगा। x कहां पर है? एट ऑल कॉर्नर्स, सभी कॉर्नर पर x है, तो x का तो पूरा का पूरा हिस्सा तो एक क्यूब के अंदर आएगा नहीं। एक कॉर्नर से 1/8 आएगा, तो 8 कॉर्नर से 1/8 इंटू 8, यानी x का कट छट के एक एटम आएगा क्यूब के अंदर। और y जो है वो एट द सेंटर ऑफ ईच फेसेस कहा हमने कहा, इसका मतलब है कि y का कितना एटम इन्वॉल्व होगा एक क्यूबिक यूनिट सेल में? 3। आधा आधा कट के 6 गो से आएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा XY3। x कॉर्नर पोजीशन पर और y सभी फेस के सेंटर पर। अब देखिए एक x और 3 y कुल मिला के कितना हो गया? 4। तो इस तरह का ना केमिकल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आएगी किस कैसे कैसे सॉल्व किए हैं? ये क्वेश्चन अभी जो आपको हम दिए ना, ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप आगे जब बढ़िएगा तो खूब घुमा घुमा के यहाँ से क्वेश्चन करता है और वहाँ पर आपको उलझा देगा। खूब बढ़िया से पढ़े रहेंगे तो भी आपको उलझा देगा, यदि
थोड़ा भी दिमाग इधर उधर हुआ तो आप समझ नहीं पाएंगे वो कह क्या रहा है। आगे उस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको। अभी हम शुरुआत कर दिए हैं, फिर जब मिलेगा तो वो आपको दिया जाएगा बनाने, नहीं बनाओगे तो फिर हम सॉल्व कर देंगे। अगला हेडिंग डालिए तो, कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा देखो कैसे कैसे हार्ड करेगा क्वेश्चन, सो देखो यहाँ पर कर दिया है हार्ड, इधर देखो एक क्वेश्चन है यहाँ उसी तरह का लिखा हुआ क्वेश्चन है, ए कंपाउंड इज फॉर्म बाय टू एलिमेंट्स m एंड n। तो नहीं, इसका लैंग्वेज समझो। क्वेश्चन है द एलिमेंट्स n फॉर्म CCP एंड एटम्स ऑफ m ऑक्युपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। देखिए अटपटांग टाइप का बात करने लगा है ना, इसमें कुछ बुझाया आपको कि क्या कह दिया आपको? अभी बुझाएगा भी नहीं। आगे जब टेट्राहेड्रल वॉइड समझेंगे, HCP CCP लैटिस समझेंगे, उसके बाद आप समझेंगे कि इसका क्या कह रहा है ये। वहां पर भी आप फंसिएगा, क्योंकि कुछ जगह एटम है, कुछ जगह पर एटम नहीं है, तो वो सब बाद की बात है, उसको बाद में कर लेंगे। क्वेश्चन आप लिख लीजिए, संडे संडे बैठेंगे तो खाली क्वेश्चन सॉल्व होगा, जो पढ़े हुए रहेंगे वो सॉल्व होगा, सब सॉल्व भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे अभी आप इसको पढ़ते पढ़ते अभी भी 4-5 दिन का टाइम लगेगा, तो फिर उसके बाद होगा। अच्छा है नेक्स्ट संडे को ही आप क्लास कीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कल तो 6-7 पढ़वे करेंगे ना घंटा रे, जो जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व करेंगे ही ना उसके बाद। चलिए हेडिंग डालिए तो, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग C.N. से इंडिकेट करते हैं। 12th में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 2 टॉपिक में पढ़ना है, 2 जगह पढ़ना है। एक कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सॉलिड स्टेट में और एक कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो दोनों में अंतर होता है। हेडिंग सेम है, डेफिनेशन अलग अलग, कंसेप्ट अलग अलग। तो जब क्वेश्चन करता है तो पता चल जाता है कि कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर का आंसर देना है, सॉलिड स्टेट वाला इसका या कोऑर्डिनेशन नंबर उसका। तो खैर अभी पहले लिखिए और समझाना शुरू करें इसको। इसको लिखिए नहीं, पहले सुनिए। कोऑर्डिनेशन नंबर जो सॉलिड स्टेट में पढ़ने के लिए आता है, इसका मोटा मोटी बात यह है ना कि ये किसी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट को हमको समझाता है कि कितना ज्यादा कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है सॉलिड सिस्टम का, या फिर यूं कह लीजिए कि क्रिस्टल के अंदर कितना भीड़ भार है, इस बात को कौन बतलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर होता है टोटल नियरेस्ट नाइबर्स, इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब जैसे इस हॉल में इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, मान लीजिए कि इस हॉल में 1000 आदमी को बैठा दिया जाए या खड़ा कर दिया जाए, जैसे भी वो ठूस ठास के 1000 को बैठा दिए, तो आप ये बताइए कि एक आदमी के टच में कई आदमी होगा, हाँ या ना? अब मान लीजिए 500, इमेजिन कीजिए 500 आदमी को फिर बैठाया गया, फिर भी तो कुछ ना कुछ टच में होगा। मान लीजिए 10 गो को बैठा दिया गया, हो सकता है टच में नहीं हो। तो जैसे जैसे भीड़ भाड़ बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ पर्सन जो है वो टच करने वाला बढ़ जाएगा, तो यही भीड़ भाड़ है ये कोऑर्डिनेशन नंबर। डिफिनेशन है द टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर्स अराउंड ईच इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। डिफिनेशन को फिर हम वहां समझाएंगे प्रैक्टिकली आगे और करके। इसका एक और डेफिनेशन है, इट इज नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सराउंडिंग द रेफरेंस एटम विथ कंडीशन शुड बी नियरेस्ट एंड इक्विडिस्टेंस। अब इसका क्या मतलब है आप इसको समझो। जैसे मान लीजिए कि हम कुछ एटम का अरेंजमेंट करते हैं इस प्रकार से, मान लीजिए इस तरह से हम एटम का अरेंजमेंट किए और एक अरेंजमेंट हम इस तरह से कर दिए। अब तुम बीच वाला कोई एक एटम पकड़ो, बीच वाला कोई, जैसे यहां पर तुम इसको पकड़ लो और यहां पर तुम इसको पकड़ो। अब बताइए कि इस एटम के बिल्कुल नजदीक और समान डिस्टेंस पर आपको कितना एटम दिख रहा है? 4। सबको दिख रहा है 4। इस एटम से बिल्कुल नजदीक है ये और ये, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। ये देखो इससे दूर है, तो क्या ये इसके साथ इक्वी डिस्टेंस है? उस चारों के साथ क्या ये इक्वी डिस्टेंस है? तो फिर ये कोऑर्डिनेशन नंबर के अंतर्गत नहीं आएगा। एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से कितना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सटा हुआ है, टच में है, इसी को हम लोग
कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो जितना ज़्यादा सटा हुआ है उतना ज़्यादा भीड़ भाड़ है, इसका सिंपल मतलब होता है, या उतना ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर कितना आपको दिख रहा है? यहाँ पर इस अरेंजमेंट को यदि हम प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से करें तो यहाँ तो इसे आपको लग रहा होगा 5, लेकिन है कितना? 6। ये लग रहा है थोड़ा हटा हुआ है, वास्तव में ये हटा हुआ नहीं, ये भी एक दूसरे को टच कर रहा है। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। इसी तरह से यदि आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट चेंज करते रहेंगे ना रेगुलर 3 डायमेंशनल में, तो वहाँ पर अलग अलग अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग होता है। अब इसी में आप आगे रटिएगा, एससी में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, और एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, 12 होता है। तो आपको ये समझना है कि ये कैसे होता है। तो पहले आप इसको लिख लो। तो देखो यहाँ लिखा हुआ भी है वही सेम चीज, तो पूरा उतार लीजिए। हेडिंग हो गया था ना आपका, उतारिए तो यहाँ तक उतारिए, फिर समझाते हैं आपको कि एससी में 6, बीसीसी में 8 और एफसीसी में 12 कैसे होता है। लिख लिए? खिस्सा कर रही है। मन हो तो दोनों लिख लीजिए, डिफाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। एक ही में समझ गए तो एक ही लिख के निकल जाइए, ऑप्शन आपके पास दोनों है। दूसरी बात है कि क्रैश कोर्स नहीं चल रहा है, चीज़ों को आप डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो आप लिख लीजिए दोनों। देखते हो जो फालतू रहता है उसको तो हम ही काट के अलग कर देते हैं। डेंसिटी निकालने वाले फॉर्मूला में बहुत सारा फालतू बात लिखा हुआ था, आप याद कीजिए। इफेक्टिव एटम को निकालने में बहुत सारा फालतू लिखा हुआ था, काट छांट के अलग किए थे ना। तो वो जो फालतू होगा वो हम ही हटा देंगे, तो आपको उस पर कुछ करना नहीं है, सब लिख लीजिए। और शुरू करें समझाना। देखो ये बोर्ड पर नहीं समझ में आएगा, ये समझ में आएगा यही हॉल से, थोड़ा समझो। अब मान लीजिए कि आप सिंपल क्यूब में बैठे हुए हैं और आपके चारों तरफ सिर्फ क्यूब ही क्यूब है, जो सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में। किसी एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आप पकड़ लीजिए और आप ढूंढिए कि उसके नियरेस्ट नाइबर्स कितने हैं। ठीक है, जैसे उस कोना को पकड़ लो, उस कोना वाला मतलब रेफरेंस एटम वो हम मान लिए, और उसके चारों तरफ हम देखना चाहते हैं कि इक्वी डिस्टेंस पर और नियरेस्ट क्या गो एटम है, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो बताइए कितना आपको दिख रहा है? यहाँ पर 6 लिखा हुआ है ना, उस 6 को ढूंढना है, बताइए वो 6 कहाँ है? देखो उस कॉर्नर से इस कॉर्नर का डिस्टेंस समान होगा और सबसे नजदीक होगा। उस कॉर्नर से उस, यदि ये क्यूब है तब उस कॉर्नर से उस कॉर्नर का डिस्टेंस समान होगा। उस कॉर्नर से सामने वाले हॉल का उधर का कॉर्नर ऊपर वाला समान होगा। उस कॉर्नर से फिर पीछे वाला हॉल का जो पीछे वाला कॉर्नर होगा वो समान होगा। तो कितना बॉल अभी तक आपको देखा? 4। और कुछ है?
उस बॉल से ठीक नीचे वाला जो कॉर्नर होगा वह भी समान होगा, और उस बॉल के ठीक ऊपर वाला जो कॉर्नर होगा वहां पर भी बॉल होगा और वह भी समान होगा। तो कुल मिला के कितना बॉल आपको दिखा? 6, जो इक्वी डिस्टेंस है, नियरेस्ट है। इस प्रकार किसी भी एटम को आप रिफरेंस मान लीजिए, उसको छोड़ के आप उसी को पकड़ लीजिए, तो हर तरफ चारों ओर क्यूब ही क्यूब है। इसका मतलब है कि सिंपल क्यूब में एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है? 6 के साथ। मतलब ये वाला जो बॉल है, उस कॉर्नर वाला बॉल, उस कॉर्नर वाले बॉल से सट रहा होगा इस कॉर्नर वाला बॉल, उस कॉर्नर वाला बॉल, उधर वाला बॉल, पीछे वाला बॉल, ऊपर वाला बॉल और नीचे वाला बॉल। इसका मतलब एक बॉल के टच में टोटल 6 गो बॉल रहता है, किसमें? सिंपल क्यूब में। इसी प्रकार आप आ जाइए बीसीसी में। अच्छा, आप ये बताइए कि बीसीसी में क्या कॉर्नर वाला बॉल कॉर्नर वाले बॉल के साथ सटता था? आपको याद है इफेक्टिव एटम में आपको बताया गया था, नहीं बोले थे 4 बॉल के बीच में जब एक बॉल डाल दोगे तो बीच में कुछ जगह रह जाएगा। यहां पर आप यदि रिफरेंस एटम कॉर्नर वाले को मानिएगा तो आपको सही आंसर नहीं मिल पाएगा, या समझ नहीं पाएंगे। मिल तो वहां से भी जाएगा सही आंसर, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। आप रिफरेंस एटम बॉडी सेंटर्ड में पहले बताइए बॉल कहां कहां रहता है? सभी कॉर्नर पोजीशन पर, और एक बॉल सेंटर में। तो आप इस सेंटर वाले बॉल के बारे में सोचिए कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये, इसको समझना सबसे आसान है, कि ये सेंटर वाला बॉल ऊपर का चारों कॉर्नर और नीचे वाले चारों कॉर्नर के टच में होगा? सभी कॉर्नर के टच में होगा। सेंटर वाला बॉल जो है वो सभी कॉर्नर के टच में होगा। तो बताइए एक बॉल कितने से घिरा? 8 से। 8 कॉर्नर 8 से, तो बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8। अब आप कहेंगे कि सर ये फिर कैसे हुआ? ये कॉर्नर, जैसे आप सुनिएगा ध्यान से, आप यदि रेफरेंस एटम मानते हैं तो जरूरी नहीं है कि बॉडी के सेंटर वाला को ही मानिए, आप रेफरेंस एटम कॉर्नर वाला को भी मान सकते हैं। और आप जानिए कि कॉर्नर वाला भी 8 को के साथ घिरा हुआ है। तो आप हमको बताइए कैसे आप इस बात को समझेंगे कि कॉर्नर वाला भी 8 को से घिरा हुआ है? तो इसको समझा कुछ ऐसे जाएगा, थोड़ा ये सब जटिल चीज है, देखना इधर। एक क्यूब बना लो पहले। हमने अभी तुमसे कहा कि ये 8 कॉर्नर है, और इसके बॉडी सेंटर में जो बॉल होगा, इसको हम येलो से दिखाते हैं। ये वाला बॉल ऐसा लग रहा है कि यहां नजदीक है, लेकिन वास्तव में ये वाला जो बॉल है, ये सभी 8 से बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस पर है और सभी के टच में है। वो कटने वाला जो वीडियो था उसमें देखा था ना, सब एक दूसरे से टच कर रहा था। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 8 बीसीसी के इस रिफरेंस एटम के लिए। अब मान लीजिए कि हम इसको रिफरेंस नहीं मान के इसको रिफरेंस माने, तब हम कैसे समझेंगे कि उसका 8 है? तो उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसी तरह का एक और क्यूब लीजिए, और क्यूब लेके कुछ ऐसे ऐसा सोचिए, ध्यान ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं, क्या है कि फोटो अब जटिल बन जाएगा, नहीं समझ में आएगा, इससे इमेजिन ही कर पाएंगे आप। आप क्या कीजिए, इस कॉर्नर को इसका सेंटर बना दीजिए। किसका? इस क्यूब का जो बॉडी सेंटर है ना, इस कॉर्नर को या इस कॉर्नर को पकड़ो, इसको इसका सेंटर बना दो। तो तुम जैसे ही इसका सेंटर बनाओगे ना, तो तुम देखोगे क्या, तेरी, या इसे समझिए तो यहाँ ये क्यूब आपको दिख रहा है अभी। एक क्यूब का शुरुआत आप यहां से कीजिए, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहां से एक क्यूब ऐसा लग रहा है कि उस दूसरे क्यूब का एक कॉर्नर इसके बीच में आ रहा है? तो जिसको आप कॉर्नर कह रहे हैं ना, सुनिएगा, जिसको आप कॉर्नर कह रहे हैं वह भी किसी क्यूब का बॉडी सेंटर है। यही हम कहना चाह रहे हैं। क्या आप इस बात को फील कर पा रहे हैं जो हम बोले? यदि फील कर लिए तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। आप ये बताइए कि अब इसमें हम आपको कैसे समझाएं, ये आप इमेजिन ही कर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है इसको समझाने का। अरे समझा हम जो बोले? कि कितना लोगों को समझ में आया बताओ, हाथ खड़ा करो तो। 2-4 को समझ में आया। सुनिए इधर, इसमें ढेर सारा क्यूब बनाना पड़ेगा, फिर वीडियो पर जाना पड़ेगा। इस सब पढ़ाई को 2 तरह से पढ़ सकते हैं, एक तो रट लीजिए और समझिएगा, तो वो एक लेंदी प्रोसेस होता है।
देखिए इसको तो जूम नहीं होगा। यहां देखना जो कहते हैं उसको, यहां उस तरह का कोई वीडियो नहीं है हमारे पास। हम इस चीज पर तुमको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं बस। अभी यदि हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सभी कॉर्नर पर डाल दें, जैसे एक कॉर्नर पर तो दिख रहा है बीच में, इस पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, इस सब कॉर्नर पर डाल दें, तो बताइए ये कैसा है? SC BCC या FCC? SC, सिंपल क्यूब। अच्छा, इसी को यदि हमको बॉडी सेंटर्ड बनाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? हर एक के बॉडी के सेंटर में बॉल डालना पड़ेगा। तो हर एक के बॉडी के सेंटर में बॉल डालिए। जैसे देखो ये सामने वाला जो क्यूब है इसका सेंटर ये है, अच्छा ऊपर वाला जो क्यूब है उसका सेंटर ये है, इसी तरह से पीछे वाला भी ना होगा। तो ऐसा आपको नहीं लगता है कि बॉडी से बॉडी को मिला दे तो फिर एक क्यूब बनने लगेगा? तो बॉडी से बॉडी को मिलेगा तो जो पहले जो बॉडी का सेंटर था वह अगले क्यूब का तो कॉर्नर ना बन जाएगा। अब समझ में आया कि बॉडी सेंटर भी कॉर्नर पोजीशन की तरह है यदि हम दूसरे क्यूब को रेफरेंस माने तब। एक क्यूब के अंदर यदि आप किसी एक को बॉडी मान रहे हैं, बॉडी सेंटर, तो बाकी 8 होगा कॉर्नर। लेकिन यदि बहुत सारा क्यूब आपके अराउंड घिरा हुआ हो तो इस क्यूब का जो कॉर्नर होगा वह किसी दूसरे क्यूब का बॉडी सेंटर होगा। तो हम सिर्फ ये समझ लेते हैं कि BCC का 8 होगा। कैसे 8 होगा? तो बॉडी सेंटर वाला जो बॉल है वो ऊपर 4 कॉर्नर से, नीचे 4 कॉर्नर से सटा हुआ रहेगा। तो BCC का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना हो जाता है? 8। क्लियर है ये? अब इससे ज़्यादा हम समझा नहीं सकते, आप इमेजिन कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। इसमें हम ज़बरदस्ती कर ही नहीं सकते हैं। हम अपना भर पूरा प्रयास किए हैं कि आपको समझ में आए। या इसी हॉल से आप ऐसे भी समझिए कि इस हॉल का बॉडी सेंटर इससे मिला दीजिए उस हॉल के बॉडी सेंटर को, ऊपर वाला का बॉडी सेंटर मिला दो, फिर उसके उस हॉल के ऊपर वाला का बॉडी सेंटर मिला दो, पीछे वाला जो हॉल है उसका बॉडी सेंटर एक दूसरे से मिला के तुम सोचो तो तुमको ऐसा नहीं लगता है कि एक और क्यूब बन रहा है और उस क्यूब का बॉडी सेंटर वो होगा? कुछ नहीं समझा तुम, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि तुम हमारी बात को समझ ही नहीं पा रहे हो। इमेजिन करो जो कहते हैं, एक बार फिर से हम बोल रहे हैं और आराम से बोलते हैं, अब तेज समझते नहीं हो तुम। हम जिस बॉडी सेंटर की बात करें उस बॉडी सेंटर पर गौर कीजिए आप। हम जिस हॉल में बैठे हुए इसका बॉडी सेंटर ले लो, हम 8 को, अभी हम 8 को बॉडी सेंटर को पकड़ेंगे और आप उस 8 बॉडी सेंटर को मिलाइएगा तो आपको एक क्यूब बनता दिखाई देगा जिसका सेंटर आपको वो दिखेगा। सुनिए इधर, इस हॉल का बॉडी सेंटर, पीछे वाले हॉल का बॉडी सेंटर, उधर वाले हॉल का बॉडी सेंटर और उस कॉर्नर वाला बॉल, कॉर्नर वाला जो हॉल है ना उसका बॉडी सेंटर। अब बताइए यहां से वहां मिलाएंगे, वहां से वहां मिलाएंगे, वहां से वहां मिलाएंगे, यहां से यहां मिलाएंगे तो एक स्क्वायर बनेगा। अब जिस हॉल में हम हैं इसके ठीक ऊपर वाला हॉल का बॉडी सेंटर, पीछे वाले हॉल के ऊपर वाले हॉल का बॉडी सेंटर, कॉर्नर वाले हॉल के नीचे ऊपर जो हॉल होगा उसका बॉडी सेंटर और इधर जो हॉल होगा उसके ऊपर जो हॉल होगा उसका बॉडी सेंटर, उस चारों को मिलाइए फिर एक स्क्वायर बनेगा। क्लियर है ये? इस बॉडी सेंटर से ऊपर वाले सेंटर को मिला दीजिए, पीछे वाले हॉल के बॉडी सेंटर से ऊपर वाले हॉल के बॉडी सेंटर को मिलाइए, इसी तरह से उस सेंटर को उस सेंटर को मिलाइए तो क्या आपको एक क्यूब दिखा? उसका सेंटर कहाँ है? बॉडी सेंटर, वो कॉर्नर ही है ना। इसका मतलब है कि बॉडी सेंटर भी इसका मतलब है कि किसी क्यूब का कॉर्नर भी किसी क्यूब का बॉडी सेंटर है। अब बुझाया कि नहीं? अभी भी नहीं बुझाया तो बुझा भी नहीं सकता है। अब लास्ट बात यह है कि BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। इतने है बात, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ऑफिस है ये, ऑफिस, हाँ ये सब यूपी का रहता है। ये सब अपने आप को बहरा, गूंगा, लुल, नागर कुछ रहता भी है, कुछ दिखाता भी है। अब ये कहेगा कि एगो पेपर में हमको पढ़ के सुनाइए सबको, ऐसा से रुपया वसूलना है। तुमको नहीं भी बिलीव हो रहा है? बताएं करके, रुपया देना पड़ेगा तुमको जो जो है। देखो इशारा जो कर रहा है, हाँ वेट करो। ये आया होगा यूपी से, को बुलाते हैं, बुलाओ तो उसको कहने के लिए। अरे वो सुनेगा नहीं, उसको हाथ पकड़ के लेके आओ।
उसको वहाँ देखा गैलरी के पास नीचे देखे, वो गिरेगा गिरेगा वो गिरेगा। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ होगा, इसका गांव यूपी कहीं साइड कहीं होगा, मुखिया सरपंच से दस्तखत इसमें करवाया होगा, और इसका आर्थिक मदद कीजिए, गरीब है, फलना है चिलना है, यही सब होगा इसमें। प्लीज रीड दिस एंड टेल, क्या क्या लिखे हो भाई, टेल टी ऑल स्टूडेंट्स ऑफिसर्स, मिस्टर पवन कुमार दास, आई कांट स्पीक बिकॉज आई एम हैंडीकैप्ड, आई एम डिफ एंड डम। भाई सब चीज़ है तुम्हारे साथ। हिज पेरेंट इज़ वेरी ओल्ड एज, माई सिस्टर स्टडिंग इन क्लास बी ए, आई हैव ए सिस्टर। तो इंग्लिश में कौन लिख के दिया भाई तुमको, कहाँ से लिखवाया? हाँ हम्म, हम समझ गए भाई। हाँ आगे लिखा हुआ है, आई वॉन्ट गेट माई सिस्टर मैरिड बट आई हैव नो मनी एंड प्लीज हेल्प मी। All students and teachers, thanks. I request all students and teachers, coaching, school offices and employees, shopkeeper, house banks and staff by, please help me. भारतीय स्टेट बैंक स्टाफ 400 रुपया दिया, रोहित कुमार सिंह 100 रुपया दिया। आप लोग भी कुछ मदद करना चाहेंगे क्या? अरे ये सब अपने हैंडीकैप है, नहीं देगा। हैं? बोलो तुम ही बोलो। इधर आओ, इधर सुनो, सुनेगा नहीं नो। चला जाएगा फिर। हाँ ये कह रहा है कि कल बेगूसराय में नहीं रहेगा, कल चला जाएगा। तो जो तुम्हारे पास जो भी 2 4 5 रुपया हो जाते वक्त दे देना। जाओ वहां पर रुक जाओ, दे देगा, जाओ ना वहां बैठो ना भाई, वहां जाओ वेट करो। इस तरह का आते रहता है, पता नहीं गूंगा भी है कि नहीं, कहना मुश्किल है। सब बहुत बहाना मारता है, सब यूपी से आता है, सबका एक ग्रुप है ये। इस तरह का साल भर में 10 गो 12 गो आता है, 10 गो 12 गो आता है। हाँ सुनो इधर, अरे तेरी सब रिकॉर्डिंग हो गया रे। इसको पब्लिक नहीं करेंगे, वीडियो प्राइवेट रहेगा। अरे कोई कट उठ करके देगा, रील बना देगा, कहेगा क्या कर रहे हैं आदमी। सुनो, अरे भाई ये डिस्टर्ब करके रखे हुए हैं। हाँ तो एससी में कितना हुआ 6, पीसीसी में कितना 8। तुम कल पता करके लाना, एफसीसी में 12 होता है, कैसे 12 होता है, ठीक है? यदि दे सकते हो 2 4 10 देते चले जाना इसको। सुनो ना, अरे सुनो, कल भर ना क्लास छोड़ ही दो, कल मत आना, ठीक है?
नहीं, कल का क्लास बंद ही रहने देते हैं, कल कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, नहीं आ पाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, अगले संडे क्लास ले लेंगे। कल छुट्टी है, संडे को नहीं आना है, ठीक है, आना ही नहीं है।